कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, साथ ही साथ वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट का इफेक्ट यूनिट वेक्टर जो कि एक्सिस पर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के से, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया पैरेललोग्राम को फाइंड करने में कैसे करते हैं। वेक्टर, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट पिछले वीडियो में बात किया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा था। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर जो प्रोडक्ट हुआ करता था दो नंबर के बिटवीन, स्केलर प्रोडक्ट मतलब एक रियल नंबर मिला करती थी, कोई नंबर मिला करता था। लेकिन जब वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का, तो उस दौरान दोनों वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिलना है आपको, इसीलिए इसमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये सपोज कीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, आपस में एंगल थीटा से जुड़े हैं। जबकि हम यहाँ पर वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इस पर मान लेते हैं हमारा मूवमेंट ए से बी वेक्टर की तरफ आ रहा है। इसको दिखाने के लिए यहाँ से चलते हैं, ए से बी की तरफ चल रहा है, और इसको बताने के लिए मान लेते हैं कि ए और बी के ऊपर एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप है। एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप है, और एन कैप क्या बताता है कि जब आप ए से बी चलेंगे उस केसेस में वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। यूनिट वेक्टर ए आपके ये कंडीशन बताता है कि आपका मूवमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है, और अगर आपका मूवमेंट बी से ए की तरफ होता है तो यूनिट वेक्टर आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। यूनिट वेक्टर किस तरह से अप्लाई, ये एन पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब ये एन कैप नेगेटिव में हो जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई बी क्रॉस ए से शुरू करते हैं, बी से ए की तरफ मूवमेंट करते हैं, ऐसे केसेस में इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन कैप, यूनिट वेक्टर एन कैप। वेन एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप का मतलब हुआ, एन कैप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हमने ये ले लिया कंडीशन, ठीक है। अगर हम दीवार को भी देखते हैं, इस तरह से दीवार अगर चलते हैं 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर ये तीसरी, ऐसे दीवार होते हैं हमारे, एक साइड इधर निकल जाती है दीवार की, एक साइड इधर निकल जाती है, दूसरी यह होती है। तो अगर आपका मूवमेंट इस दीवार से ऐसे चलना होता तो ये परपेंडिकुलर बनाएगी ना। यही जो परपेंडिकुलर है वो एन कैप है, जो कि बताता है कि आप मूवमेंट किधर से कर रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं या बी से ए की तरफ चल रहे हैं। अगर ए से इधर चलते हैं तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आपने इधर से इधर मूव कर देते हैं तो इसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर होता है वो दीवार के तीसरी साइड, जिसको आप एक्स वाई जेड एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको पता है कि जब दीवार तीनों कॉर्नर एक दूसरे पर मिलते हैं तो वहां हर एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है। ये इसके ऊपर 90 डिग्री बनाए, ये जो है इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे, ये आपके इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे। तो ऐसे केसेस को अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी, जो कि जब वेक्टर का मूवमेंट राइट हैंड सिस्टम का मतलब होता है, आप लोगों फिजिक्स में बनाकर चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड सिस्टम आप वहां से देखिएगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मूवमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है तो उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। उस समय यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर वो पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। ये लेना जरूरी है बिकॉज ये मूवमेंट बताता है ये कि आप ए से बी की तरफ चल रहे हैं, इसलिए एन पॉजिटिव लिया गया है। और ये बी क्रॉस से चलते हैं तो इसका मतलब एन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन को बताना है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन होने के कारण लगाई जा सकती है, ये लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा है। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए को आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस
बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। जब बी इक्वल होगा वो माइनस साइन के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन किसी भी लाइन का या किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने पर वो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव फॉर्म बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन हो गया। अगर इसी वेक्टर की दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को दोनों साइड में मॉडुलस अप्लाई किया जाए, मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है तो मैं इसमें अगर दोनों साइड का मॉडुलस अप्लाई कर दूं, मॉड ऑफ ए इंटू, है ना, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए मॉडुलस ऑफ ए का दोबारा मॉडुलस, और इसी तरह से मॉडुलस वेक्टर बी लिखा है इसका भी दो बार मॉडुलस कर दीजिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर साइन थीटा है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ एन। मैंने इस वेक्टर में जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो गिवन था उसमें दोनों साइड में मैंने इसके मॉडुलस अप्लाई कर दिए। ऐसा करने से मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मीन्स ए क्रॉस बी क्या मिल जाएगा, किसी भी, ये देखिए मॉड ऑफ एक नंबर होता है, एक नंबर का चाहे जितनी बार भी मॉडुलस अप्लाई कीजिए वो नंबर ही मिलना है। इसका मतलब मॉड ऑफ ए आपका है, दोबारा मॉडुलस, तीसरी बार मॉडुलस फाइंड करेंगे, मिलेगा क्या, मॉडुलस ऑफ ए ही मिलेगा। मॉड ऑफ बी लिखा है, इसका मतलब यह एक नंबर ही मिलेगा चाहे जितनी बार मॉडुलस फाइंड कीजिए, और वो नंबर मॉड ऑफ बी होगा। मॉड ऑफ साइन थीटा क्या हो सकता है, मॉड ऑफ साइन थीटा का मतलब हो गया कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ओनली पॉजिटिव लेना है, और साइन थीटा की जो वैल्यू ओनली पॉजिटिव की बात कर रहा तो हम उसको एक्यूट एंगल मान लें कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर ओनली एक्यूट एंगल लिया जाएगा और इसको मॉड से फ्री कर देते हैं। ये मॉड ऑफ एन कैप लिखा है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर के लिए होता है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और एक यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गई। और यहां पर याद रखिएगा मैंने मॉड ऑफ साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, इसका मतलब होगा कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल होगा। याद रखिएगा थीटा की जो वैल्यू निकलेगी हमेशा वो ओनली एक्यूट एंगल लेंगे, 0 to 90 डिग्री के बिटवीन ही लेना होगा आपको, क्योंकि आपने मॉड ऑफ साइन थीटा लिखे हैं या हम उसको साइन थीटा लिखते हैं, तो यहां पर थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल लेंगे, थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 to 90 डिग्री ही निकालना है। तो यहां से साइन थीटा अगर निकाला जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यह आ जाएंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करने का दूसरा भी फार्मूला हो सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम यह नहीं कहता क्वेश्चन में कि क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कीजिए या डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कीजिए, तो मर्जी आपकी है, साइन थीटा निकाल लीजिए, आप मर्जी है कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस अप्लाई करेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट न लेकर डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है, और साइन थीटा निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से एंगल निकाल सकते हैं किसी दो वेक्टर के, जहां पर यह मेंशन न करे कि आपको स्केलर निकालना है या डॉट प्रोडक्ट से निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास साइन थीटा के बारे में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, साथ ही साथ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दोनों आपस में नेगेटिव साइन से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो हमने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की बात की है। अब अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें या आई जे के जो कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर आई जे एंड के लेकर चलते हैं। हम इनके बीच की रिलेशन जाने, रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के बिटवीन अगर देखते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर आई जे एंड के की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर आई जे एंड के लिए आपको पता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक्सिस जब एक कॉर्नर पर या दीवार के जो तीनों पॉइंट आपस में जब मिलते हैं इस तरह से तो वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अगर मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, या हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो अब क्या हो सकता है, इसके लिए आप याद रखिए, ये मान लीजिए आई है, यहां से जे लेते हैं और इसको मान लेते हैं के, मूवमेंट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई का मतलब हो गया कि दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल बना रहे हैं, आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इसका मतलब आई क्रॉस आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई या मॉडुलस ऑफ आई एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और जब आई क्रॉस आई चलेगा तो इसके ऊपर
देखिए ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो जाता है जेड एक्सिस। जब आई क्रॉस आई, जब एक वेक्टर इस तरह से इसके पैरेलल चल रहा है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है। तो यहाँ एन कैप जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ए क्रॉस बी वाला पढ़ते हैं ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ ही साथ साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। एन कैप क्या होगा, जब आई क्रॉस आई चलेगा तो एन कैप या तो जे एक्सिस पर, मतलब या तो के हो सकता है या तो जे हो सकता है। यहां लिख दीजिए के, मतलब जैसे एन कैप लिखे तो एन कैप की जगह के लिख सकते हैं या तो जे लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब एक, क्योंकि यही एन कैप क्या बताता है, एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन द वेक्टर ए एंड बी है। तो जब आई चलेंगे आई क्रॉस आई में, वहां पर जो एन के प्लेस पर के लिख दीजिए या तो जे लिख सकते हैं, और उसको लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज आई क्रॉस आई, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब पूरी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इटसेल्फ के साथ आई क्रॉस आई फाइंड करते हैं, वहां पर 0 मिलता है। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 मिलेगा और के क्रॉस के की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि हम इटसेल्फ के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का, इटसेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उस समय आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू आपको 0 रखना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। जब आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आई का जे के साथ, जे का के साथ फाइंड करते हैं, तो इस केसेस में क्या बनेंगे जरा देखिए। जब आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम फाइंड कर रहे हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, लिख लीजिए इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे और साइन थीटा इज इक्वल टू आई क्रॉस जे चल रहा है, आई और जे के बिटवीन क्या होगा ना, एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो यहां लिख दीजिए साइन 90 डिग्री इनटू, जब आई और जे होगा, जब आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई और जे के बाद देखा जाए तो के इनके बिटवीन, इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। भाई आई क्रॉस जे करते समय के परपेंडिकुलर होगा, जे क्रॉस के करते समय आई परपेंडिकुलर होगा, के क्रॉस आई करते समय जे परपेंडिकुलर होगा, यही ना हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो n की वैल्यू होगी, n वेक्टर कितना होगा, वह k हो जाता है। कितना हो जाता है, वेक्टर k हो जाते हैं। तो यहां पर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ आई की बात किया जाए तो ये 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे की बात किया जाए तो 1 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगा, तो यहां से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वेक्टर के, सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आपको के मिल जाएगा, आई क्रॉस जे आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली याद रखिएगा इसको, ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। सिमिलरली देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, अब जब जे क्रॉस के करेंगे तो, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा। ठीक है ना, जे क्रॉस के करने पर आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करेंगे क्या मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो आपको जे मिल जाएगा। आई क्रॉस जे, के आई और जे चलेंगे तो के होगा परपेंडिकुलर, जे और के लेकर चलेंगे तो आई परपेंडिकुलर होगा, और के और आई चलेंगे तो जे होगा। लेकिन इनका ऑर्डर अगर आप चेंज करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे के मिलता है तो जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के आई होता है तो के क्रॉस जे की जो वैल्यू होगी वो माइनस आई हो जाएगा, और ऑर्डर चेंज करने पर के क्रॉस आई की वैल्यू जे है तो आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस जे होता है। इन सभी लाइन को आप याद कर लीजिए पहले तो, उसके बाद मैं अगले फॉर्मूले के बताता हूं आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। मान लेते हैं इस साइड BC साइड की लेंथ हमने A मान लिए, लेंथ हमने A मान लिए, और AB साइड अगर लेंथ A मान लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर माना जाए तो मान लेते हैं BC साइड का पोजीशन वेक्टर A है और AB साइड का पोजीशन वेक्टर B है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से एंगल थीटा से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा मैं वो ट्रिग्नोमेट्री में अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, मान लीजिए इसकी लेंथ A होती और इसकी लेंथ B होती, कितनी, इसकी लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होती, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होती, इनके बिटवीन एंगल थीटा दिया होता, तो आप लोग एक ट्रायंगल में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़ा गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपके दो साइड और उसके बिटवीन एंगल पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा, वेयर A और B लेंथ ऑफ साइड BC और BA है, लेंथ ऑफ साइड BC और BA है। अब
1/2 ए बी साइन थीटा, ए और बी के मतलब इन दोनों साइड की लेंथ है ए बी साइन थीटा। और इसको अगर हमें लिखना हो, ए लेंथ है, इसको मॉड में भी लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मान लीजिए ए इस साइड की लेंथ है, तो इसको अगर वेक्टर बी सी लिखें या वेक्टर बी सी सॉरी मॉड ऑफ बी सी लिखें या इस पूरे साइड की लेंथ लिख दें, तो मैं ए और बी बिकॉज ये रियल नंबर्स हैं, इसको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, कि दो साइड की लेंथ पता हो, दो साइड की लेंथ ना होकर दो साइड वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो दोनों साइड का वेक्टर पोजीशन पता हो, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे केसेस में पूरे ट्रायंगल की एरिया निकल आएगी। यही कंडीशन आप एरिया पैरेललोग्राम में भी बना सकते हैं। एरिया आप पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में क्या होगा भाई, एरिया आप पैरेललोग्राम में मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम हो गया जिसकी वर्टिसेस को मान लेते हैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए बेस इंटू हाइट चाहिए। ये मान लीजिए हाइट है जो कि डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस ट्रायंगल ये जो आपकी साइड है इसका वेक्टर पोजीशन मान लेते हैं वेक्टर ए है। ये जो साइड है इसका पोजीशन वेक्टर पोजीशन मान लेते हैं बी है। ये तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, इनके बिटवीन एंगल थीटा है। ये जो हाइट है वो इस साइड पर 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हमें एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डबल लिख लाइन खींच के उसके आगे जी हम लिख देते हैं, इसको पैरेललोग्राम का नोटेशन बोल लेते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या होता है, बेस होता है इनटू हाइट, मतलब लेंथ ऑफ बेस होना चाहिए और हाइट, ये हाइट जो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो बी ए बी पर परपेंडिकुलर होगी वो हाइट हो जाती है। तो बेस की लेंथ पता हो और हाइट पता हो। बेस की लेंथ नहीं पता, हमें वेक्टर फॉर्म में अगर बात करनी है तो मैं कहूँगा कि ये जो साइड है उसका पोजीशन वेक्टर है, और हाइट क्या है, हाइट हमारे पास डी है। डी को पता करना हो तो मैं लिखूं कि डी अपॉन ए डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। मान लेते अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होता है, वेक्टर में रिप्रेजेंट कर, डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा ए डी कितना है, ए डी बी है, ए डी क्या है, बी है। बी का मतलब क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर है, बी का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो ये मॉड में यूज किया जाएगा, ये भी मॉड में यूज किया जाएगा, बिकॉज हमने बेस इंटू हाइट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए इंटू हाइट की बात कर रहा है, हाइट मीन्स डी है, तो आप लिख दीजिए डी या मॉड ऑफ ए हाइट इज इक्वल टू कितना होगा, ए डी साइन थीटा होगा। और ए डी की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ बी है, डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और मॉड ऑफ बी साइन थीटा को बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब इसमें सिंपल याद क्या करना है उसकी बात करते हैं, डेरिवेशन तो हमने बता ही दी है। सिंपल याद क्या करना है, किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड करने के लिए उसकी किसी दो साइड की लेंथ पता हो तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है ना, या ये साइड पता हो। अब नहीं कि ये दोनों साइड पैरेलल नहीं, अपोजिट जो सेम वर्टेक्स से सेम वर्टेक्स बना रहे हो, ठीक है ना। तो इन दोनों की अगर लेंथ पता है, वेक्टर फॉर्म में दिया, मान लीजिए ए बी साइड के इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हों तो ए बी का वर्टिसेस ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इस पूरे साइड की लेंथ निकल आएगी। वैसे ही इन साइड की लेंथ निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। या दो वेक्टर, अगर ये इस साइड का पोजीशन वेक्टर दिया हो, इस साइड का पोजीशन वेक्टर दिया हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद आप इसके एरिया पैरेललोग्राम को फाइंड कर सकते हैं। इसमें आगे फार्मूले इसमें कुछ और पूछे जाते हैं, जैसे ये तो सिंपल थे फार्मूले, आपको याद करनी है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, एक लाइन और पूछते हैं, यूनिट वेक्टर, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी अदर टू वेक्टर, परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के नाम से आता है, ठीक है ना। वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कौन सा है, जैसे हमें मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एक दूसरे से थीटा एंगल से जुड़े हैं, इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप है। अगर इसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना हो, एन कैप को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एन कैप को फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां याद रखिएगा यूनिट वेक्टर
किसी दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे? थीटा नहीं पता हो तब के लिए बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन दिस टू वेक्टर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। याद रखिएगा, इस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। वैसे तो एन कैप इज इक्वल टू अगर देखें तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो वही मिल जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड बी साइन थीटा मिल जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप की बात कर रहा था मैं, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे उसको हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन में डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे फार्मूले थे। अब हम लेकर चल रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 को। आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैंने सारे फार्मूले आपको नोट करा दिया, ठीक है। फार्मूले जानना जरूरी है क्योंकि फार्मूले जान लेंगे तो कम से कम ये पता हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन से हमारे जो एक्सरसाइज है किन किन फार्मूले पर डिपेंड कर रही है। याद रखिएगा, ए क्रॉस पी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, ये आपने पढ़े थे। और देखते हैं एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 में हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 10.4 को, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू कितना दिया है? 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k, 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने नहीं बताया था कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इसके लिए आई जे और के लिख दीजिए सबसे पहले, बिकॉज आई जे में के में लिखाया था वेक्टर। उसके बाद वेक्टर ए के आई जे और के का कोफिशिएंट को देखिए। आई कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट -7 है, के का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है। उसी तरह से वेक्टर बी को देखिए, वेक्टर बी के आई जे और के के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया विथ साइन लेना है, तो i के साथ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया गया है, j के साथ -2 को और k के साथ आपके पास 2 है। तो i j k लिखने के बाद a b वेक्टर के i j के कोफिशिएंट को आप यहाँ लिख देंगे i j एंड k के। उसके बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से चैप्टर 4 चल रहा था, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पर एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस एंड प्लस एक्सपेंड कीजिए। i लेंगे तो i आप आई कॉलम और रो को बंद कर देंगे, बचेगा कितना? -7 -2। आप एक्सपेंड करना जानते हैं इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। माइनस जे लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो बंद हो जाएगी, आपके पास बचेगा 1 3 एंड 7 2। सिमिलरली के को देख लीजिए, यूनिट वेक्टर के की वैल्यू ले रहे हैं तो विच इज इक्वल टू 1 3 -7 2 1 3 -7 एंड 2 हो जाएंगे। यहाँ से आई कैप 7 इंटू -2 मतलब -14 एंड -2 इंटू 7 इज इक्वल टू +14 हो जाएगा, है ना। माइनस जे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 एंड 7 3 जा 21, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएंगे वेक्टर के 2 एंड 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा कैंसिल होकर 0 और 21 -2 मतलब 19, मतलब यहाँ से +19 मिल जाएगा, 19j और ये आ जाएगा 21 + 2 23 के आ जाएंगे, 23 के आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है। 2 -2 है ना, -j आ गया, देखिए -2 कहीं लिखा हूँ, नहीं मिस्टेक तो नहीं है। -j लिया तो 1 3 एंड 7 2 के लेंगे तो 1 3 -7 -2, सॉरी ये -2 है तो ये आ जाएगा -2 और 21 -2 इज इक्वल टू 19 के, है ना, ये भी 19 के आ गया। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो 19j और 19k है, इनको आप लिख दीजिए, ये आ जाएगा √19 स्क्वायर प्लस +19 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19 √2 आ जाएगा। 19 √2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकल आया, ठीक है। तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर
2 देखना हमें। हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 लेकर, जो कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है पूरा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप इंपॉर्टेंट भी दे लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ज़्यादातर पूछा भी गया है, क्योंकि लोग कंफ्यूज जाते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, उसके मैग्नीट्यूड से, लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना हो तो वहाँ 2 वेक्टर दिया जाता है। एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। 2 वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बन रहा है, उसकी वैल्यू निकालना हो तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये लाइन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी के ऊपर एंड a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वह यूनिट वेक्टर बताइए जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और कंडीशन क्या दिया है, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड प्लस 2k, और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है i प्लस 2j एंड माइनस 2k, i प्लस 2j एंड माइनस 2k। वह वेक्टर बताना जो a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर तो फाइंड कर लें। उसके लिए वेक्टर a को b के साथ ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए। 3 प्लस 1 कितना होगा, 4i, डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4j एंड 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपका 0 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना हो a माइनस बी, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2i, 2 माइनस 2 2j एंड माइनस 2j इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मिल जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस होकर ये बन जाएगा 4k। तो a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर हमें ये मिला। और हमसे पूछा गया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और यूनिट वेक्टर निकालना अगर होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर का a माइनस बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और बाद में इन्हीं के क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी उसको उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हम इन्हीं दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का निकाल लेंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी सबसे पहले हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है किसके साथ, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ, विच इज इक्वल टू a प्लस बी के कोफिशिएंट को देखा जाए तो यह होगा i j k, और a प्लस बी के कोफिशिएंट देखिए 4 और 4, 4i प्लस 4j है, तो यह आ जाएगा 4 4 एंड 0। और a माइनस बी के लिए 2i प्लस 4k है, तो ये लिख देंगे 2 0 एंड 4, इसको लिख दीजिए प्लस माइनस एंड प्लस, एक्सपेंड कर लीजिए, i आ जाएंगे, कितना होगा 4 इंटू 4 इज 16, माइनस 0, माइनस j लेते हैं तो 16 माइनस 0 एंड प्लस वेक्टर यूनिट वेक्टर k लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 8 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना 16i माइनस 16j और माइनस 8k आ जाएगा, माइनस 8k। ये आ गया a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ जितना आया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिख लीजिए मैग्नीट्यूड किसका, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब a माइनस बी के साथ करते हैं तो जितना वेक्टर आता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 16 10 जा 160 एंड 96 और 9 6 15 256 आ जाएगा। तो 256 प्लस 256 प्लस 64 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल लें तो 6 6 12 प्लस 4 16 एंड 6 5 11 प्लस 5 16 117 2 2 4 1 5 576 आ गया, जो कि आई थिंक 24 का आई थिंक स्क्वायर हो सकता है, वो उसको आप देख लेंगे। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, जो कि आया कितना 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 576 हो गया। आप इसको अलग लिखना चाहें तो 16 अपॉन 576 और 576 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, जितना आएगा उसको सेपरेट लिख सकते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर का। तो दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका मैंने बता दिया। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और जितना क्रॉस प्रोडक्ट आए उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप एक बार और देख लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विथ आई, पाई बाई 4 विथ यूनिट वेक्टर जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ यूनिट वेक्टर के, देन फाइंड थीटा, हैंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। हैंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए की बात कर रहा है। जब भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर कंडीशन क्या होती है कि जब हम यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट देखें, जे का कोफिशिएंट देखें और के का कोफिशिएंट देखें, तीनों का स्क्वायर करने पर हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जब एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, जब एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, इसका मतलब वह आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे, आई जे एंड के वह डायरेक्शन को साइन बनाएंगे। यही ना होगा, कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये आपके डायरेक्शन को साइन बेस पर हैं और ये आपका जो वेक्टर होगा एक यूनिट वेक्टर होगा। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होता है। व्हेन यूनिट वेक्टर बनते हैं तो उसमें आई जे और के कोफिशिएंट या इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो 1 होगा, बिकॉज इसके जगह 1 लिखना होता है आपको। ठीक है ना। तो इसमें दिया क्या है कि एक वेक्टर ए, यहां पर हम इसी वेक्टर को लिख रहे हैं जिसमें आई के साथ वो पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 मान लीजिए, और बीटा मतलब जे के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है तो कॉस पाई बाई 4 और जे लिख दीजिए, प्लस थीटा एंगल बना रहा है विथ यूनिट वेक्टर के साथ, तो यहां पर गामा की जगह थीटा मान लीजिए एंड के लिख दीजिए। और ये आपका एक यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, या तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए, कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, या कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यही ना आएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 कर लीजिए। ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर लीजिए 1/4। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करिए 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड कीजिए, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/4, ये ना आएगा भाई। देखिए 2 1 जा 2, 4 1 जा, इस तरह से देख लीजिएगा, 2 1 जा 2 हो जाएंगे, मतलब 2 + 1 3, 3/4, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, जबकि थीटा आपका एक्यूट एंगल बोला है इसलिए ओनली पॉजिटिव लीजिएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, आपसे पूछा है कि एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस में थीटा की वैल्यू, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आपसे हो गया। अब आपसे पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए कितना होगा, वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, तो हमने वेक्टर कितना सपोज कर लिए थे, वेक्टर माना गया था कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से दे दी गई थी थीटा में, ये इस वेक्टर में है। आप इस वेक्टर के इक्वेशन मान लेते हैं, वेक्टर ए इस स्टार नंबर या 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिए। इस वेक्टर में आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, या अल्फा की जगह पाई बाई 3, बीटा की जगह पाई बाई 4 और थीटा की जगह पाई बाई 3 पुट कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह आपके पास कितना है पाई बाई 3 आई, और बीटा की जगह कितना होगा cos पाई बाई 4j, और गामा के साथ आप लिख दीजिए cos पाई बाई 3 एंड के। आप वैल्यू देखेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू cos 60 कितना आएगा 1/2 आई, cos पाई बाई 4 मतलब 1/√2j एंड cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 के। कंपोनेंट्स पूछा गया, यहीं आ गया 1/2 आई, 1/√2j एंड 1/2 के आ जाएंगे, ये वेक्टर्स आ गया और ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है ना, हो जाएगा।
आपको कुछ नहीं करना। यूनिट वेक्टर अगर पूछा गया है एंगल के फॉर्म में, तो एंगल के फॉर्म में उस यूनिट वेक्टर को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मान लीजिए। उसमें से आपको पता है कि इन तीनों का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो इसमें से 2 एंगल दे दिया गया था, तीसरे की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तीसरे की वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस आपको फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा या इसमें सारे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर कौन सा है जो यूनिट वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट, सो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ विच इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपसे ये पूछा है कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ए का ए के साथ प्रोडक्ट कर लीजिए, ए क्रॉस ए, माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ प्लस बी का ए के साथ कर रहे हैं, तो पहले ए है इसलिए पहले ए लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा जाएगा। और बी का बी के साथ कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस एंड बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया, ए क्रॉस ए का मतलब हो गया एक वेक्टर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वेक्टर अपने आप के पैरेलल चल रहा है। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल चलते हैं, ए क्रॉस ए का मतलब जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए, ए और ए या इटसेल्फ, एक लाइन हमेशा अपने आप के पैरेलल होती है, इसका मतलब उनके बिटवीन एंगल क्या होगा, 0। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे आई क्रॉस आई की बात की, जे क्रॉस जे की बात करें, के क्रॉस के की बात करें, उसी तरह से दो वेक्टर अगर इटसेल्फ एक वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ए माइनस ए क्रॉस बी को अगर लिखा जाए तो यह बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहां पर भी पैरेलल कंडीशन लगाएंगे, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे की कंडीशन में बी क्रॉस बी मतलब इटसेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इटसेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी एंड प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी, और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बेसिक चीजें है इसमें। आपसे लेमडा और म्यू की वैल्यू पूछा है, जबकि वेक्टर दिया है 2i प्लस 6j एंड प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड, क्रॉस प्रोडक्ट किसका फाइंड करना है, i प्लस लेमडा जे, आई प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 दिया है, तो आपसे लेमडा और म्यू की वैल्यू पूछा है। कंडीशन वही है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले वो कीजिए, क्या होगा, आई जे एंड के, आई जे के बाद 2 6 एंड 27 है, 2 6 27, 1 लेमडा और म्यू, 1 लेमडा एंड म्यू विच इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं आई जब लिखेंगे एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस से डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आई लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 6 लेमडा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, और 27 म्यू आ जाएगा, माइनस जे लिखेंगे, अगर जे लिखते हैं तो ये लाइन क्लोज कीजिए, 21 एंड 27 म्यू हो जाएगा, और प्लस यूनिट वेक्टर के लिख दिए तो ये कितना आएगा, 21 एंड 6 लेमडा, 21 एंड 6 लेमडा विच इज इक्वल टू 0, या इसको लिख दीजिए आई 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 एंड प्लस के, यहाँ आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब 0 के इक्वल क्या है, ये 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का मतलब हो गया कि कोई वेक्टर 0 वेक्टर तब होगा जब उसके आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट सारे 0 0 0। ये 0 वेक्टर को या 0 को मैं ये तो लिख सकता हूँ 0 डॉट आई, 0 डॉट जे और 0 डॉट के, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब आई कोफिशिएंट भी 0 इक्वल होगा, जे कोफिशिएंट भी 0 इक्वल होगा, और के की वैल्यू जो के का कोफिशिएंट होगा वो भी 0 इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। और दूसरा अगर उसमें प्लस की बात कर लें तो ये वाला कोफिशिएंट डायरेक्ट ले लीजिए, माइनस हो तब भी तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 27/2। और तीसरे वाले पार्ट को देख लीजिए,
2 लैम्डा माइनस 6, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, या आप म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो इक्वल टू 0 वेक्टर के इक्वल कर दीजिएगा, आइजेक कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए तब तक आप। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आप एक बार उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग कर लेते हैं तब तक क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b पूछा है। आपसे क्या पता चलता है इसके बारे में, a और b के बारे में क्या पता चलता है। देखिए a डॉट बी 0 हो रहा है, a डॉट बी 0 होने का मतलब क्या हुआ, जब इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों अगर 0, ये या आइदर ये 0 होगा या b 0 होगा, या तो कॉस थीटा अगर 0 हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा, कॉस 90 मिलेगी, या इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2। जब ये दो वेक्टर 0 होगा तो इनका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो 0 हुआ। और जब इनके क्रॉस प्रोडक्ट 0, जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा यहाँ 0 हो सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब। तो आपसे पूछा है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में भी 0 हो और क्रॉस प्रोडक्ट में भी 0 हो, तो उस दोनों वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये देख लीजिए कि एक वेक्टर एक बार में एक ही चीज होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा या तो पैरेलल होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा या तो पैरेलल होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि एंगल के बेसिस पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। पहले तो ये कंडीशन ही गलत हो सकती है। क्या कंडीशन गलत हो सकती है कि दो वेक्टर अगर हैं या तो परपेंडिकुलर होगा या तो पैरेलल होगा। इसका मतलब आपसे पूछा है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी, तो ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। सो अ वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट ए टाइम। एक वेक्टर एक ही बार में अगर बात करें तो एक वेक्टर एक ही बार में न तो एक बार में या तो पैरेलल होगी या तो परपेंडिकुलर होगी, दोनों एक केस नहीं बनाएगा। सो वेक्टर ए एंड बी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट ए टाइम लिख दीजिए, ठीक है ना। कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट अ सेम टाइम, ठीक है ना, एट ए सेम टाइम। सो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगा भी तो उसमें ए और बी, ये तो होगा ही नहीं, पहले तो कंडीशन है। और इन दोनों कंडीशन पर बोल सकते हैं ए और बी आपके 0 होगा, कोई तभी होगा। लेकिन हमें आंसर जो पूछा है कि ए और बी के बारे में क्या बताएंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बिकॉज एक वेक्टर ए या तो एक बार में पैरेलल होगा या तो एक बार में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर आपसे 7th में पूछा है। 7th क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये इजी है। एक बार हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि क्या कह सकते हैं, तो आप बताइएगा ए एंड बी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट ए टाइम, वेदर ए कैन बी पैरेलल टू बी और ए कैन बी परपेंडिकुलर टू बी। मतलब ए या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, देखिए आपसे ए बी सी दिया है, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है a1i प्लस a2j और प्लस a3k, ये वेक्टर दिया है। वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 यूनिट वेक्टर k दिया है। एंड वेक्टर c इज इक्वल टू c1i एंड c2j प्लस c3k दिया है। ये अब कुछ खास नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। a क्रॉस b प्लस c और इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। वेरीफाई करने का काम है तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वेक्टर b और c को ऐड कर लीजिएगा
उसके बाद ए क्रॉस बी प्लस सी फाइंड कीजिएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी फाइंड करने के लिए आई जे के आप लिखेंगे ही, और वेक्टर ए का कोफिशिएंट जो होगा वहाँ लिख दीजिएगा, A1 A2 A3, ठीक है ना। और B प्लस सी का जो वेक्टर कोफिशिएंट आएगा वो इसी तरह से आएगा ना, B1 प्लस C1 एंड B2 प्लस C2, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एक्सपेंड कर कर। और इधर क्या करना होगा, इधर आपको ए क्रॉस बी अलग से फाइंड करना। उसके लिए क्या करना होगा, आई जे के और A1 A2 A3, उसी तरह से B1 B2 B3, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। और इसी तरह से ए क्रॉस सी को फाइंड कर लेंगे, ए क्रॉस सी सेम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों को आई कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर लीजिएगा, मतलब ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी में आई कोफिशिएंट को ऐड करिएगा। जैसे इसके आई कोफिशिएंट क्या आएगा और इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जब देखेंगे दोनों ऐड जब करेंगे, आई आई एक साथ, जे जे एक साथ, और के कोफिशिएंट एक साथ ऐड करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ आइदर ए इज इक्वल टू 0, मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी में। इफ आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी 0 हो सकता है। इज द कन्वर्स इज ट्रू, क्या ये कन्वर्स ट्रू हो सकता है। देखिए पूछा है कि ए 0 हो और बी 0 हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए क्रॉस बी 0 हो सकता है, जरूरी है। लेकिन क्या ना तो ए 0 हो ना तो बी 0 हो, तब भी क्या ए क्रॉस बी 0 हो सकता है। हो सकता है अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो, जैसे a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के लें और b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j एंड प्लस 2 के लें, और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। जैसे a क्रॉस b कैसे निकलेगा, ये लिखेंगे आई जे एंड के, आई जे एंड के 1 1 1, इसके कोफिशिएंट हो गए, इसके कोफिशिएंट 2 2 हो गए। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, टेकिंग आउट 2 फ्रॉम रो 3 से, रो R3 से कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा आई जे एंड के 1 1 1 1। और आइडेंटिकल केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो आपस में एक दूसरे से सेम हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या शो कर दिए कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो जस्टिफायर आंसर के लिए आप ले सकते हैं कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में 0 होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं आप। एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि यही लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना चाहिए। ए बी सी जिनकी वर्टिसेस हैं 1 1 एंड 2 एंड बी 2 3 5 एंड क्वेश्चन नंबर सी पॉइंट है 1 5 एंड 5। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी दिया है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए मैंने बताया था किसी भी दो साइड के पोजीशन वेक्टर को ले लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हमें मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ हमने लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने इस ट्रायंगल का नाम मान लीजिए ए बी सी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 हम ले सकते हैं किसी भी दो साइड का पोजीशन वेक्टर लें। जैसे मान लीजिए हम बी सी ले लें और बी ए ले लें, तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी ए के साथ कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दें। पोजीशन वेक्टर आप बी सी निकालना है, कैसे निकलेगा, बी सी को पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सी में से बी के कोफिशिएंट को माइनस करिए, 1 में से 2 को माइनस करेंगे और उसके साथ आई जे के लगाते जाएंगे, है ना, बी सी निकालने के लिए, बिकॉज वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं पोजीशन को। तो 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस आई, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 और ये वेक्टर में लिखेंगे तो 2j, और 5 - 5 इज इक्वल टू 0 के, तो ये कैंसिल होकर ओनली ही बचेगा। अगला बी सी हो गया, बी ए निकालना चाह रहे हैं, मतलब ए में से बी के कोफिशिएंट को माइनस कीजिए, ए के कोऑर्डिनेट में से बी कोऑर्डिनेट को माइनस करिए, साथ आई जे के रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस आई, 1 - 3 इज इक्वल टू -2j एंड 2 - 5 इज इक्वल टू -3k। ये हो गया बी सी और बी ए साइड के पोजीशन वेक्टर, मतलब इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते इसमें जो वेक्टर पास होती है उस वेक्टर का पोजीशन फॉर्म निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर निकाल दिया गया, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए किसके साथ, बी ए के साथ, विच इज इक्वल टू आई जे
के, और यहाँ कितना होगा -1, जे कोफिशिएंट 2, के 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3। एक्सपेंड कर लीजिए प्लस माइनस प्लस से, कितना आएगा, ये आ जाएंगे आई, डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, ये 0 होगा तो -6 बचा, माइनस जे, ये कैंसिल कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा कितना, -3 -1 इज +3 एंड -1 इंटू 0 इज ओनली दिस बचेगा। और के वेक्टर के लिए लेते हैं, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट देखते हैं, तो के के लिए ये लाइन, ये रो और ये कॉलम क्लोज कर लीजिए, तो -2 इंटू -1 इज +2 और -1 इंटू 2 इज -2, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस इधर हो गया और माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा, आपने सॉल्व करने जानते ही हैं। तो ये आ जाएगा -6i -3j एंड +4k, बी सी क्रॉस बी ए हो गया। अब बी सी क्रॉस बी ए के बाद आपको इनके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर जितना आया उसका मैग्नीट्यूड निकालना, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट। देखिए बी सी क्रॉस बी ए कितना आया, -6i -3j +4k, तो -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू +36, -3 का स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 9 + 16 25, यहाँ देखिए 6 6 12, 12 + 2 12 + 9 इज 21, 21 हो गया, 3 1 4 1 5 1 6 61, ठीक है ना, अंडर 61 आ जाएगा, 9 6 15 6 5 11, ओके, 15 और 6 21 एंड 3 1 4 4 2 6 61 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 61 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज आप एरिया यूज कर रहे हैं, स्क्वायर यूनिट इतनी एरिया आ जाएगी इस ट्रायंगल के जिसके वर्टिसेस दिए हों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए एंड बी। अगर एडजेसेंट साइड दिए हों तब तो हमें पोजीशन वेक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड आपको दी गई है, एडजेसेंट साइड के पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड ए है जिसका वेक्टर फॉर्म है i - j + 3k, और ये दूसरी साइड है, दूसरे साइड की पोजीशन वेक्टर फॉर्म दिया है 2i - 7j एंड +k। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन हो, तो जब एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आसान हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b निकाल लीजिएगा। इसमें क्या करना है, i j k लिखना है आपको, यहाँ पर ये थोड़ी नहीं करना है कि इसमें इस साइड का पोजीशन फॉर्म दे दिया है तो सिंपल हो गया, 1 - 1 एंड 3 इसके कोफिशिएंट हो गए, और b के कोफिशिएंट देखें तो 2 - 7 और 1 है, 2 - 7 और 1, इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा और उसको एक्सपेंड करने के बाद मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालिएगा, तब जाकर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दिया है इसमें लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, ये दिया है कंडीशन, इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर है। सो आपसे एंगल थीटा पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। सो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप ए क्रॉस बी का अप्लाई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपने रीडिंग किए होंगे, तो इसमें ए बी दे दिया है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर दे दिया, थीटा पूछा है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर मॉड फॉर्म में अप्लाई करें इंटू यूनिट वेक्टर होता है, अगर मॉड फॉर्म में अप्लाई करें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है भाई, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वह थीटा आपको इक्विट लेना होता है और यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू 1 हो जाती है, फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में नोट कराया था। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपसे क्या कहा, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 हो जाएगा।
मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 दिया है, लिख दीजिए यहाँ पर 3। मॉड ऑफ बी अंडर रूट 2/3 दिया है, आपसे साइन थीटा पूछ रहा है, 3 से 3 कैंसिल, 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्यूट एंगल, बिकॉज थीटा की वैल्यू एक्यूट लेना है, एक्यूट एंगल निकालना हो तो थीटा कितनी डिग्री की वैल्यू एक्यूट एंगल होगा, π/4 के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, आप एक्सरसाइज 11.4 देख रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस दे दिए गए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिनके रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जिनके वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose vertices a b c d with position vector, जैसे a का पोजीशन वेक्टर -i प्लस 1/2j एंड -i प्लस 1/2j प्लस 4k दिया है। b का पोजीशन वेक्टर दिया है i प्लस 1/2j एंड प्लस 4k एंड c का पोजीशन वेक्टर दे दिया है कितना, i माइनस 1/2j एंड प्लस 4k एंड d का पोजीशन वेक्टर दे दिया है -i माइनस 1/2j एंड प्लस k। ए बी सी प्लस 4k, ये ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। आपसे एरिया पूछा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये मान लेते हैं लेंथ है, लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी साइड का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए और ब्रेथ कितना होगा, ए बी और सी डी ले लें, ए बी और सी बी निकाल लें, वेक्टर सी बी का पोजीशन वेक्टर लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिए। ए बी का मॉडुलस निकाल लीजिए और सी बी का मॉडुलस, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी कितना निकलेगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बी में से ए को माइनस कर लीजिएगा, आई माइनस आई कितना होगा 2i, 1/2 में से 1/2 करेंगे 0, 4k में से 4k करेंगे 0, ये बस ओनली ए बी मिल गया। और बी सी निकालना हो, ए बी और बी सी ले लीजिए, यहाँ पर ए बी और बी सी ले लीजिए। ठीक है ना, तो बी सी निकाल लीजिए, साइड तो लेंथ उतनी आनी चाहिए। बी सी कितना आएगा, सी में से बी को माइनस करेंगे, वो आई माइनस आई 0, -1/2 का मतलब माइनस जे मिल जाएगा, हाफ हाफ जोड़ जाएंगे तो माइनस जे मिल जाएगा और 4k में से 4k गया, ये बच जाएगा। और इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना आएगा 2 का, है ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो आपसे एरिया पूछा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 × 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना था इसमें। दो साइड की लेंथ का लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिए, किसी भी दो साइड को ले लीजिए और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 11.4। अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।